हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कोसी का कटवार कहानी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोसी का कटवार कहानी। इसके लेखक है शेखर जोशी जी। इस कहानी का मूल कथ्य क्या है, कथ्य या संवेदना क्या है इस कहानी की। इसमें शेखर जोशी जी ने दिखाया है कि कैसे सामाजिक वर्जनाओं के कारण पिछड़े दो प्रेमी सामाजिक वर्जनाओं के कारण बिछड़े दो प्रेमी गोसाई और जो कि कौन है, गोसाई और लक्ष्मा कि उस मानवीय दर्द को दर्शाने का प्रयास किया है जहां पर परिस्थितियां भावनाओं से अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। मतलब परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, भावनाओं से, परिस्थितियां क्या है, अधिक शक्तिशाली हैं भावनाओं की तुलना में। ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अधूरे प्रेम की पीड़ा देखने को मिलेगी। अधूरे प्रेम की पीड़ा अधूरे प्रेम की पीड़ा देखने को मिलेगी। उसके साथ ही हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि भाग्य की विडंबना और अकेलेपन का संघर्ष। किसका अकेलापन है, गोसाई और लक्ष्मा का अकेलापन। तो मतलब बेसिकली ये क्या है कि लेखक ने दिखाया है कि कैसे गोसाई और लक्ष्मा का जीवन परिस्थितियों के हाथों क्या हो गए, परिस्थितियों के हाथों वो अपने भाग्य में जो उनके भाग्य में जो निर्धारित है उस विडंबना को झेलने के लिए विवश है। ठीक है। तो चलिए और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में हम शॉर्ट नोट्स भी इसके देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अभी खप्पर में एक चौथाई से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थी उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कितनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाठ चल रहा था। खट घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। अब यहाँ पर क्या है कि परिवेश का वर्णन कर रहे हैं लेखक कि यहाँ पर एक जो गोसाई, दरअसल ये जिक्र गोसाई और गोसाई की चक्की का हो रहा है जहाँ पर उसने चक्की लगाई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि पाठ की आवाज कैसी थी, पाठ कैसी आवाज कर रहा था। तो पाठ कर रहा था खस खस की आवाज, खस खस की आवाज कर रहा था। ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा सालम, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे गुसाई का वह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। अब गोसाई का जो घट था वो कहाँ था, कोसी नदी के किनारे था। ठीक है। और जेठ के महीना का जिक्र आया है इसमें। चक्की के निचले खंड में छिचर छिचर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। अब यहाँ पर मथानी जो चल रही थी उसकी आवाज कैसी थी, मथानी की आवाज थी छिचर छिचर, छिचर छिचर। मथानी की आवाज कैसे हो रही थी, छिचर छिचर हो रही थी। और हमने ऊपर पाठ की आवाज कैसे देखी थी, खसर खसर। ठीक है। छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दी, है हो, यह लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर उमेश सिंह की घट में देख लो। ऊपर किसका घट था, उमेश सिंह का घट था। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। ये कौन कह रहा है, ये जो व्यक्ति गेहूं लेकर आया था पिसवाने, वो बोल रहा है। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं।
कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गोसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता हुआ धुआं धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाठ चल रहा था। किट किट किट, थप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। अब चिड़िया कैसी आवाज कर रही थी? किट किट किट। खसर खसर चक्की का पाठ बोल रहा था और किट किट की आवाज कहाँ से आ रही थी? चिड़िया के पाठ से, ठीक। और मथानी की आवाज कैसी थी? छिचर छिचर। छिचर छिचर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों जो यहाँ हैं, यहाँ तीनों जो आए हैं, यहाँ पर तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कौन सी कैसी आवाजें आ रही थी। ये पूछ सकता है, ठीक है, नेट नेट में, और पूछा भी हुआ है एक दो बार। और कहीं कोई आवाज नहीं, कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टकने टकने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्री अप्री स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौटा तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े किसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की बातचीत का आसरा ही हो जाता। अब यहाँ पर क्या देख रहा है? गोसाई का अकेलापन नजर आ रहा है कि उसे मतलब लग रहा है कि कम से कम मैंने उस जो पिसाने आया था गेहूं, उसे क्यों लौटा दिया? कम से कम 2-4 मिनट 2-4 क्षण की बातचीत तो हो जाती, बातचीत का सहारा हो जाता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धन्नप देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना है ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट को मोड़ कर गुसाई ने खोला। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की ऐसी शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह उठाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट के बदौलत यह अकेलापन उसे मिला। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। अब ये अपने पास्ट के बारे में बताएगा कि वो दरअसल ये जो गोसाई था, ये कौन था? एक फौजी था, ठीक है, फौजी था। उसके बारे में जिक्र करेगा कि वो उसकी दशा यहाँ इस प्रकार कैसे हुई। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। कौन आया था? हवलदार धर्म सिंह, जिसे देखकर इसे प्रेरणा मिली गोसाई को और ये भी फौज में शामिल हो गया था। लॉन्ड्री की धुली, नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध है। उस बार की छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ, बैसाखी था। अब ये याद कर रहा है, अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहा है। कौन? गोसाई। बैसाख ही था। सर पर क्रॉस खुकरी के कृष्ण वाली काली किस्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगने बिछानी पड़ी थी और लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़िया हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव में नाला पार के अपने गांव से भैंस की कटैया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कंकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। अब ये अपने जो है तो भेंट को बता रहा है कि उसकी उसकी मुलाकात लक्ष्मा के साथ कैसे हुई थी। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी।
टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बांह की कुर्ती इससे निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंसती थी। ये किसने कहा है? लक्ष्मा ने कहा। किससे? गुसाई से। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निसार लेकर उसे ब्याहने आया था। अब लक्ष्मा की शादी किससे हो गई है? लक्ष्मा की शादी हो गई है रमुआ से। रमुआ से हुई है, पहाड़ी पार के रमुआ से हुई है, ठीक है। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। अब लक्ष्मा के पिताजी ने क्या कहा था कि भाई जो फौज में है, जिसके माँ बाप नहीं है, आगे पीछे कब मर जाए कोई ठिकाना नहीं, तो उसके साथ हम ब्याह नहीं कर सकते लक्ष्मा का। ये किसने कहा है? लक्ष्मा के बाप ने कहा है। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था। हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है। लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। मतलब जो लक्ष्मा का विवाह किससे हुआ था? राम सिंह से हो गया था, ठीक है। राम सिंह से हो गया था, जिसे रमुआ भी कह रहे हैं कहानी में, ठीक है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा। लगातार 15 साल। कितने वर्ष तक ये रहा फौज में? 15 वर्ष तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सोच रहा है? गुसाई सोच रहा है। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की के कटर पटर और महल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। और चारों ओर अन्न कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। अब ये यहाँ तक क्या चल रहा था? गुसाई याद कर रहा था अपने अपने पहले की बातों, कुछ वर्ष पहले की बातों को याद कर रहा था, जब उसकी भेंट लक्ष्मा से हुई थी और वह फौज में भर्ती हुआ था। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी की बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घर के अंदर मथानी की छितर छितर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मा कह रही है। सर पर पिसान रखी एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा।
अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर किसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियां किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरों में घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो हो गई ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम की आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरे चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घर से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंदर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? उसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मण क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से कुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मण पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाया को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वहीं उसी ओर चलने लगी। तो महल के पेड़ के नीचे कौन बैठा है? गुसाई। और दाड़िम के पेड़ के नीचे कौन बैठी है? लक्ष्मा। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मा कह रही है गुसाई से कि तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी। बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर लंबर मिलता। संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे। इससे पूर्व उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा। मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोक कर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने संकेत दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था। वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तो भी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचे किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ सुहाग चिन्ह नहीं था। अब ये एनटीए क्वेश्चन पूछेगा कि चरेऊ का क्या तात्पर्य है, तो चरेऊ से मतलब है सुहाग चिन्ह। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी।
वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया। उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल करता। ये कौन कह रही है? लक्ष्मा बता रही है अपनी पीड़ा गोसाई से। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मण घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मण के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मण को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मण का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मण ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मण बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मण के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मण ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छांव में, कहता वो गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए के पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मण का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक काले पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मण की ओर मुंह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण की देह से सटकर बैठा हुआ है। लक्ष्मण के बच्चे का कितनी उम्र थी? 6-7 वर्ष। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता है, जाने कैसे पूछता खोता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुंच गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घाट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मेहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एक अल्युमिनियम के मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। कौन कौन से बर्तन थे? गिलास था, एनिमल का मग था और एक एल्युमिनियम का मैस्टिन था। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की गुसाई ना ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाती तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर की घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ना ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट की। ओ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां? घर में, बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप, आखिर तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा।
बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा। तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर बच्चे के हाथ में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए ओंठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगे कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले। मेरे पास अभी और हैं, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा। कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। साला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, कोई हिसाब है, कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। ये कौन कह रहा है ये स्टेटमेंट? ओहो, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये कौन कह रहा है? ये गुसाई कह रहा है, लक्ष्मण से कह रहा है, ठीक है। परंतु गुसाई के स्तर के बावजूद भी लचमाड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन भी निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट की खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। ये कौन कह रही है? लक्ष्मण कह रही है। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका था। रुपए लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ। पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2 ढाई सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की आग एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। अब कितना? 2 ढाई सेर इसने मिला दिया। 2 ढाई सेर क्या कर दिया है? आटा मिला दिया है लक्ष्मण के आटे में, गुसाई ने। बांध की ओर जाने से पहले वो एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पगडंडी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बातें देखता रहा। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खसर खसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाजें आ रही थी। और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। तो ये कहानी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने अंडरलाइन करा दी हैं। अब इसके कुछ नोट्स अपन देख लेते हैं, ठीक है। कोसी का घटवार शेखर जोशी जो इसके रचनाकार हैं, शेखर जोशी। संग्रह किसमें ये संकलित है? यह कहानी कोसी का घटवार संग्रह में संकलित है। 1958 में आया यह संग्रह। इसमें ये
कितनी कहानियां? 10 कहानियां लगी हुई हैं, जिसमें से दाजू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, किंकोरमी, जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुबो दीदी, बदबू, ये 10 कहानियां लगी हुई हैं इस संग्रह में। कोसी का घटवार संग्रह में 10 कहानियां लगी हुई हैं। ये जो दाजू कहानी है जो कोसी का घटवार में संकलित है, यह कहानी अस्क द्वारा संपादित संकेत में प्रकाशित हुई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कहानी जो थी तो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कल्पना पत्रिका के जनवरी 1957 ईस्वी के अंक में कोसी का घटवार कहानी प्रकाशित हुई थी। यह कहानी किसमें आधारित है? फ्लैशबैक पद्धति, पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग है। पूर्वदीप्ति शैली क्या होती है? पूर्वदीप्ति शैली का मतलब होता है कि जब पहले की बातों को दिखाया जाए, कहानी में पहले की बातों को दिखाया जाए। तो इसमें दिखाया है ना कि वो याद करता है कि कैसे वो उससे जो हवलदार था उसको देखकर मोटिवेट हुआ था और फिर फौज ज्वाइन की थी गुसाई ने। और एक चीज और है कि पूर्वदीप्ति पद्धति पर आधारित एक और कहानी अपने सिलेबस में लगी है, उसका नाम क्या है? उसने कहा था। गुलेरी जी की कहानी लगी है, उसने कहा था। ये भी पूर्वदीप्ति शैली पर आधारित है, ठीक है। उल्लेखित स्थान हल्द्वानी है, गंगनाथ है। पात्र कौन कौन है? गुसाई है, पूर्व सैनिक है, हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती हुआ था। किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह रमुआ से होने का पता चला। मतलब विवाह किससे हुआ था? राम सिंह से हुआ था। और ये सूचना किससे पता चली थी? किशन सिंह से। लक्ष्मा कौन है? गुसाई की प्रेमिका है, विधवा है, पुत्र की माँ है। उसकी पुत्र की उम्र कितनी है? 6-7 वर्ष। मायके में रहती है। चरेऊ मतलब होता है सुराक्षण, ठीक है। अब ये कितने वर्ष तक रह के आया है फौज में? 15 वर्ष तक। 15 वर्ष तक रह के आया है फौज में, ठीक है। गुसाई ने अपने निजी आटे से 2-3 सेर आटा लक्ष्मा के आटे में मिला दिया, ठीक है। ये हो गया। अब जो यहाँ पर है कि आवाजें कहाँ से कैसी आवाजें निकल रही थी, तो खसर खसर चक्की का पाठ कर रहा था, ठीक है। मथानी से कैसी हो रही थी? मथानी से छिचर छिचर की आवाज आ रही थी, छिचर की आवाज आ रही थी, ठीक है। और चिड़िया कैसी आवाज कर रही थी? किटकिट की आवाज कर रही थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके नोट्स हुए, ठीक है। तो आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा और जो जो चीज़ें अंडरलाइन हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कहानी के साथ मिलेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहानी आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए, धन्यवाद।